दोस्तों आज मैं डबल विजन मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। नाउ लेट्स एक्सप्लेन डबल विजन। कहानी की शुरुआत में हम एक हॉस्पिटल में प्रेग्नेंट लेडी को देखते हैं जिसका बच्चा पैदा होने के बाद ही मर जाता है, पर उस लड़के के मर जाने के बाद उसकी एक आंख खुलती हुई दिखाई देती है। उस बच्चे की आंख में हम दो पिपिल यानी कि दो पुतली देखते हैं जो कि बहुत अजीब था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है ताइवान के एक पुलिस ऑफिसर हुआंग पर, जो अपने केबिन में बैठकर गेम खेल रहा होता है। हुआंग अपने बाकी पुलिस वालों से अलग रहता है, उसके साथ ही पार्टी कर रहे होते हैं, लेकिन वो उन लोगों में इन्वॉल्व नहीं होता और ना ही अपने घर जाता है। हुआंग अपना पूरा टाइम स्टेशन में ही निकालता है। हुआंग के ऐसा होने का कारण उसका पास्ट था। असल में हुआंग बाकी पुलिस वालों से बहुत ईमानदार और हार्ड वर्किंग ऑफिसर है। हुआंग ने अपने पास्ट में कई पुलिस साथियों को करप्शन के केस में बंद करवाया था, जिनमें उसका एक कजन ब्रदर भी शामिल था। जब उसका कजन जेल से बाहर आया तो उसने हुआंग की बेटी मेमे को हॉस्टेज बना लिया था। जब हुआंग मेमे को बचाने गया तो उसके कजन ने मेमे के सर पर गन पॉइंट कर रखी थी। इसे बचाने के लिए हुआंग ने अपने कजन पर शूट किया था और उसकी बुलेट्स मेमे के सर को छूकर उसके कजन को लग गई थी। इससे कजिन की वहीं पर डेथ हो गई थी। पर मेमे को इस इंसिडेंट के बाद से सदमा लग गया, जिस कारण से वो किसी से बात नहीं करती थी और चुप ही रहने लगी थी। यही कारण है कि अब हुआंग बाकी लोगों जैसा नहीं रहता और अपने घर न जाकर वो ऑफिस में ही टाइम स्पेंड किया करता है। हुआंग के इस रवैये के कारण उसके साथी भी अब उससे बात नहीं किया करते थे। लेकिन हुआंग के डिपार्टमेंट में उसका ली फेंग नाम का एक फ्रेंड है जो हुआंग को समझता है और उसे बहुत अच्छा फ्रेंड मानता है। इसके बाद हमें एक ऑफिस दिखाया जाता है। वहाँ की सेक्रेटरी अपने बॉस के पास जाती है। उसे पता चलता है कि बॉस की अचानक किसी कारण डेथ हो चुकी है, इसीलिए वो पुलिस को इन्फॉर्म कर उन्हें ऑफिस में बुलाती है। इस केस को हुआंग का फ्रेंड ली फेंग संभाल रहा होता है। पुलिस डिपार्टमेंट की डॉक्टर के चेक करने पर बॉस की नाक में पानी निकलता है। उन्हें लगता है कि बॉस को पानी में डुबाकर मारा गया है, पर वहाँ कहीं भी पानी नजर नहीं आ रहा था इसमें डुबाकर बॉस को मारा गया हो। ली फेंग को महसूस होता है कि ऑफिस के सारे एयर कंडीशनर ऑफ हैं, इस कारण ऑफिस में बहुत गर्मी है। इसीलिए ली फेंग ऑफिस की सेक्रेटरी से इस बारे में पूछने के लिए उसके पास जाता है। सेक्रेटरी बताती है कि बॉस को आज बहुत ही ज्यादा ठंड लग रही थी, इसीलिए उन्होंने उससे कंबल भी मांगा था, पर फिर भी बॉस को ठंड लग रही थी, इसीलिए उन्होंने सारे एयर कंडीशनर बंद करवा दिए थे। अब यहाँ ली फेंग को समझ नहीं आता कि आखिर इतनी गर्मी होने के बाद भी बॉस को इतनी ज्यादा ठंड क्यों लग रही थी। अब यहाँ हुआंग के केबिन में उसकी वाइफ और बेटी आई हुई थी, क्योंकि हुआंग काफी टाइम से घर नहीं गया था। हुआंग वहाँ आता है और उनके इस तरह यहाँ आने का कारण पूछता है। इस पर हुआंग की वाइफ बताती है कि मैमे के स्कूल टीचर ने उसे कुछ बात करने के लिए बुलाया है। इसके बाद वो हुआंग के कुछ गंदे कपड़े लेकर घर निकल जाती है। हुआंग की वाइफ भी अब उसके इस रवैये से परेशान हो चुकी थी। इधर डॉक्टर बॉस का पोस्टमार्टम करने के बाद ली फेंग को बताती है कि बॉस की बाहरी और अंदरूनी त्वचा पूरी तरह से जम गई है। इसके अलावा उसे बॉस के माइंड में एक ब्लैक कलर का फंगस दिखाई दिया था। इसके बारे में उन्हें कुछ भी मालूम नहीं है और उनके पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं होती कि वो उस फंगस का पता लगा सके। डॉक्टर को लग रहा था कि बॉस की डेथ इसी फंगस के कारण हुई होगी। इसके बाद हम अगले सीन में अमेरिका की FBI एकेडमी को देखते हैं, जहां FBI एजेंट केविन, जो कि टॉपेस्ट सीरियल किलर एक्सपर्ट हैं, वो अपने पिछले केस की इन्वेस्टिगेशन के बारे में सबको बताता है कि उसे 1994 में 9 लोगों की स्ट्रेंज डेड बॉडी मिली थी। वो उस किलर को पकड़ पाता, पर उस किलर ने लोकल पुलिस स्टेशन में सरेंडर कर दिया था, जो कि केविन को बहुत अजीब लगा था। साथ ही केविन बताता है कि जितनी भी डेड बॉडी उसे मिली उन सब में एक बात कॉमन थी, उन सभी के फेस पर एक स्माइल थी, जैसे उन्हें मरने की बहुत खुशी हो रही हो। केविन का यह केस उसके लाइफ का सबसे अलग केस था। इसके बाद ताइवान की टाइप सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहां एक लेडी अपनी ऑफिस से घर जा रही होती है। वो घर पर आने के बाद वॉशरूम में शावर लेने जाती है, तभी उसके घर में अचानक बिना किसी कारण की आग लग जाती है। अब वो जैसे ही बाथरूम से बाहर आती है तो आग को देखकर डर जाती है और फायर स्टेशन पर कॉल कर उनसे मदद मांगती है। आग बहुत तेजी से फैल रही होती है, इसीलिए वो अपने घर से बाहर जाने लगती है, लेकिन इस दौरान वो बुरी तरह जल जाती है और उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद हम उस लेडी के घर पर पुलिस ऑफिसर ली फेंग को देखते हैं, जो इस केस को इन्वेस्टिगेट करने आया था। यहाँ सबसे स्ट्रेंज बात ये थी कि घर में कहीं भी आग नहीं लगी हुई थी, जबकि उस लेडी की डेथ बुरी तरह से जलकर हुई थी। उन्हें पता चलता है कि उस लेडी ने रात को फायर स्टेशन पर कॉल करके हेल्प भी मांगी थी। ली फेंग को समझ नहीं आ रहा था कि सिर्फ उस लेडी की बॉडी ही जली है और घर में कहीं भी आग नहीं लगी है। अब डॉक्टर के चेक करने पर उस लेडी की नाक से उसे वही ब्लैक फंगस दिखाई देता है, जैसा उन्हें बॉस की बॉडी से मिला था। इसीलिए डॉक्टर और ली फेंग अपने चीफ के पास जाते हैं और इस नए केस के बारे में उन्हें बताते हैं। दोनों को लग रहा था कि कहीं ना कहीं दोनों मर्डर का आपस में रिलेशन है, क्योंकि दोनों विक्टिम की बॉडी में एक जैसा ब्लैक फंगस मिला है। लेकिन चीफ उन्हें ये केस जल्द से जल्द क्लोज करने को कहते हैं, क्योंकि उन्हें ये मर्डर नहीं बल्कि सुसाइड लग रहा था। चीफ दोनों को कहता है कि ऐसे कई केस शहर में आते हैं, इसीलिए उन्हें सिर्फ एक ही केस में नहीं उलझना चाहिए और उन्हें दूसरे पेंडिंग केस को इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर देना चाहिए। साथ ही चीफ उन्हें इन दोनों केस की रिपोर्ट में डेथ का कारण हार्ट अटैक बताने का कहता है।
है। अब यहाँ हुआंग मेमे के स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग के लिए जाता है, जहाँ टीचर मेमे की शिकायत हुआंग से कर रही होती है कि मेमे ने क्लास के 2 बच्चों से लड़ाई की और एक बच्चे की आंख के पास स्क्रैच किया है। इसीलिए वो चाहती है कि मेमे को किसी स्पेशल स्कूल में एडमिशन दिलाया जाए, क्योंकि उसे इस स्कूल से निकाल दिया जाएगा। इसके बाद हुआंग अपनी बेटी के इस बिहेवियर के कारण उसे उसके डॉक्टर के पास ले जाता है, जहाँ डॉक्टर हुआंग से कहती है कि मेमे अपने पास्ट में बीते हादसे के बाद सदमे में है और उसका मेडिसिन लेना बहुत जरूरी है, इसीलिए उसकी मेडिसिन बंद मत होने देना। अब यहाँ मेमी अपने फादर का वेट करते हुए बोर हो जाती है, इसीलिए हॉस्पिटल के अंदर चली जाती है, जहाँ वो एक लैब में पहुंच जाती है। इस लैब में ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स अलग अलग जार में रखे हुए थे। मेमे की नजर एक ऐसे जार पर पड़ती है जिसमें किसी छोटी बच्ची की बॉडी रखी हुई थी। शॉकिंग तो ये था कि उस बच्चे की एक आंख में 2 पिपिल यानी कि 2 पुतलियां थी। यहाँ ये कहें कि उस बच्ची के पास डबल विजन था और ये वही बच्ची थी जिसे मूवी के शुरुआती सीन में दिखाया गया था। इसके बाद अगले सीन में हम चर्च में एक प्रीस्ट को देखते हैं जो अपने बेडरूम में कोई बुक रीड कर रहा होता है। तभी अचानक उस प्रीस्ट को अपनी उंगलियों पर खून दिखाई देता है और जब वो अपने पेट को चेक करता है तो उसके पेट पर एक कट लगा हुआ दिखाई देता है जिससे खून निकल रहा था और उसी समय प्रीस्ट की वहीं पर डेथ हो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग प्रीस्ट की डेथ वाले केस के लिए हुआंग के पास कॉल आता है, इसीलिए वो जल्दी से रेडी होकर जाने लगता है। तभी उसकी नजर बेडरूम में रखे डिवोर्स पेपर पर पड़ती है। असल में हुआंग की वाइफ अब उससे बहुत परेशान हो चुकी थी, इसीलिए वो हुआंग को डाइवोर्स देना चाहती है, लेकिन हुआंग उन पेपर्स को बाहर कचरे में फेंक देता है। इसके बाद हम हुआंग को उसी चर्च में देखते हैं। दरअसल हुआंग को यहाँ ली फैंग ने बुलाया था क्योंकि जिस प्रीस्ट की अभी डेथ हुई है वो एक अमेरिकन था और अमेरिका से वेपन खरीदने में उसका इन्वॉल्वमेंट होता था, जिस कारण ये केस अब इंटरनेशनल बन चुका था। अब क्योंकि हुआंग फॉरेन अफेयर ऑफिसर है और उसकी इंग्लिश बाकी के ऑफिसर से अच्छी थी, इसीलिए ली फैंग ने उसे इस केस में इन्वॉल्व कर लिया होता है। यहाँ डॉक्टर को इस प्रीस्ट की नक से वही ब्लैक फंगस मिलता है जो पिछली 2 डेड बॉडी से मिला था, लेकिन इस बार मर्डर बहुत अलग तरीके से किया गया था। पहले तो खूनी ने प्रीस्ट के पेट से सारी चर्बी बाहर निकाल दी थी और फिर प्रीस्ट का पेट अलग तरीके से वापस सिल दिया था। यहाँ एक बात तो साफ हो गई थी कि इस मर्डर और पिछले 2 मर्डर का किलर कोई एक ही है। ये बात पूरे शहर में फैल चुकी होती है, इसीलिए चीफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जिसमें वो बताती हैं कि प्रीस्ट एक अमेरिकन था, इसीलिए वहाँ की गवर्नमेंट ने एक एजेंट को यहाँ इन्वेस्टिगेट करने के लिए भेजा है जो कि सीरियल किलर केस का एक्सपर्ट है। यहाँ कुछ मीडिया वाले इन मर्डर के पीछे किसी रिचुअल और कल्ट का हाथ समझ रहे थे, लेकिन चीफ उनके इस रूमर को गलत बताता है। साथ ही वो सीरियल किलर एक्सपर्ट ऑफिसर का नाम बताता है जो कि केविन होता है। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हुआंग अपने घर जाता है, जहाँ वो अपनी वाइफ को एक आदमी के साथ कार में देखता है। असल में वो आदमी उसकी वाइफ के ऑफिस में वर्क करता है और उसे घर पर ड्रॉप करने आया हुआ था, लेकिन हुआंग को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से में अपनी कार की विंडो तोड़ देता है और वहाँ से वापस ऑफिस चला जाता है। इधर केविन ताइवान पहुंच जाता है और उसको पिकअप करने के लिए हुआंग जाता है। हुआंग ही केविन को असिस्ट करने वाला था क्योंकि उसे ही इंग्लिश बोलना और समझना आता है। इसके बाद केविन और हुआंग पुलिस स्टेशन में जाते हैं और इस केस के बारे में बात करने लगते हैं। यहाँ हुआंग केविन के लिए एक ट्रांसलेटर का काम कर रहा होता है। वहाँ के सभी पुलिस ऑफिसर इस केस में हुआंग की मदद करने के लिए मना कर देते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि इन मर्डर के पीछे किसी स्पिरिट या कोई रिचुअल का हाथ है, इसीलिए उन लोगों ने अपनी सेफ्टी के लिए लॉकेट भी ला रखे थे। पर केविन इन सब बातों पर बिलीव नहीं करता और हुआंग को उस चर्च में इन्वेस्टिगेट करने के लिए साथ चलने का कहता है। अब दोनों जब चर्च जा रहे होते हैं तब केविन हुआंग को एक न्यूज़पेपर दिखाते हुए उसकी तारीफ करता है कि वो बहुत ही ईमानदार ऑफिसर है जिसने अपने कजिन के क्राइम करने पर उसे अरेस्ट करवा दिया था। अब यहाँ हुआंग को केविन पर गुस्सा आता है क्योंकि उसने हुआंग के बैकग्राउंड के बारे में जासूसी करी थी। इस बात पर केविन उसे समझाता है कि वो अपने असिस्टेंट के बारे में जानकर ही उनके साथ काम करता है। हुआंग केविन की बात सुनकर अपने पुराने पास्ट को सोचने लगता है जिसमें उसने अपने कजन को शूट किया था। हुआंग के ऐसे सोचते रहने पर उनकी कार का एक्सीडेंट होते होते बचता है। ये देख केविन भी डर जाता है और उससे पास्ट के बारे में कोई सवाल नहीं करता। इसके बाद वो उस चर्च में पहुंच जाते हैं जहाँ केविन को प्रीस्ट के रूम में चेक करने पर रूम में लगे एसी से एक छोटी मेटल बॉल मिलती है। इस मेटल बॉल को जब चेक किया जाता है तो पता चलता है कि पिछले 2 मर्डर केस में भी ये बॉल विक्टिम के आसपास मिली थी। साथ ही इस बॉल पर वही बैक्टीरिया दिखाई देता है जो कि विक्टिम की बॉडी से मिला था, यानी इस बॉल के बैक्टीरिया एसी की मदद से विक्टिम की बॉडी के अंदर चले गए थे, इस कारण उनकी डेथ हो गई थी। यहाँ इस बैक्टीरिया के बारे में पता लगाने के लिए उनके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं होती है, इसीलिए वो उस बैक्टीरिया के सैंपल अमेरिका भेज देती हैं ताकि न्यू टेक्नोलॉजी से उसका पता चल सके। इधर हुआंग के ऑफिस में उसकी वाइफ और बेटी होते हैं जहाँ उनकी मुलाकात केविन से होती है। हुआंग की वाइफ केविन को हुआंग के पास्ट इंसिडेंट के बारे में बताती है जिसके बाद से ही उसकी बेटी ने बोलना बंद कर दिया था। वहीं दूसरी ओर हुआंग का दोस्त ली फैंग उसे समझाते हुए कहता है कि वो इस केस में ज्यादा इन्वॉल्व ना हो क्योंकि ये केस पिछले 20 साल में आए केस से बहुत अलग है। ली फैंग इस केस में ह्यूमन की जगह किसी रिचुअल और स्पिरिट को किलर समझ रहा था। वो हुआंग को अलर्ट करता है लेकिन हुआंग
हुआंग इन सब बातों पर बिलीव नहीं करता और वहाँ से सीधे अपने ऑफिस चला जाता है, जहाँ उसकी वाइफ उसे डाइवोर्स पेपर देकर उस पर साइन करने का कहती है, लेकिन हुआंग उस पर साइन नहीं करता। उसकी वाइफ जल्दी ही साइन करने का कहकर वहाँ से चली जाती है। वो हुआंग के साथ अब रहना नहीं चाहती थी, क्योंकि हुआंग ने अपनी फैमिली के ऊपर पूरी तरह से ध्यान देना बंद कर दिया था। वो हमेशा अपने आप में ही रहने लगा था, जो कि उसकी वाइफ को ठीक नहीं लगता। इसके बाद हुआंग अगले दिन एक एकेडमिशियन यानी विद्वान के पास जाता है और केविन भी हुआंग के कहने पर उसके साथ आया हुआ था। हुआंग विद्वान से प्रीस्ट के पेट पर बने सिंबल के बारे में पूछता है। यह बहुत प्राचीन भाषा थी। वो विद्वान बताता है कि ऐसा ही सिंबल इससे पहले चाइना के एक टाओइस्ट टेम्पल में किसी पत्थर पर मिला था। विद्वान उन्हें उस टेम्पल की कुछ फोटोग्राफ दिखाता है। इस टेम्पल का नाम ट्रू सेज टेम्पल है। इस सिंबल के अलावा उन्हें उस टेम्पल में कुछ कावर्ड स्टोन भी मिले थे, जिन पर रिलीजियस इंप्लीमेंट और कुछ तावीजों के साइन मिले थे। उस विद्वान के पास 2 फोटोग्राफ्स भी थी, लेकिन उन्हें समझ पाना बहुत कठिन था, क्योंकि वो किसी कोड लैंग्वेज में लिखे हुए थे, जो कि एक पजल की तरह काम करते हैं, जिन्हें आपस में जोड़ने पर कोई मीन निकल सकता है। लेकिन उस पजल को विद्वान नहीं समझ पाया था। इसके अलावा उस विद्वान ने पजल के वर्ड्स को मॉडर्न वर्ड्स में बदलकर पजल सॉल्व करने की कोशिश की थी, लेकिन उसका कोई सेंस नहीं निकला था। विद्वान को सिर्फ इतना पता था कि इन सब के पीछे कोई रिचुअल है, जो पहले के टाइम के लोग किया करते थे। इसके बाद हमें अगले सीन में वही टेम्पल दिखाया जाता है, जो कि एक कंपनी की बिल्डिंग के अंदर था। यहाँ उस कंपनी के कुछ लोग एक आदमी को उस टेम्पल के अंदर लाते हैं, जहाँ उस आदमी के सामने 2 लोग आकर खड़े हो जाते हैं, जिनके आसपास कई लोग उस आदमी को घेर कर खड़े हुए थे। देखने में वो सभी किसी कल्ट से जुड़े हुए नजर आ रहे थे। तभी उनमें से एक आदमी उस लाए हुए आदमी की आंखों पर पट्टी बांध देता है। फिर उस आदमी के सामने खड़े 2 लोगों में से एक आदमी कुछ रिचुअल करता है। इसके बाद वहाँ खड़े सभी लोग रिचुअल परफॉर्म करने लगते हैं और उस लाए हुए आदमी का चक्कर लगाने लगते हैं। इसी दौरान उस कल्ट में से एक आदमी चाकू लेकर उस आदमी की पीठ पर चाकू घुसाकर उसे मार डालता है। इधर हुआंग विद्वान के दिए उस पजल फोटो को सॉल्व करने लगता है। हुआंग के माइंड में पजल को देखकर कुछ क्लिक होता है। वो केविन को इस बारे में बताते हुए कहता है कि जो भी किलर है वो शायद टेम्पल में की गई सालों पुरानी भविष्यवाणी को सही साबित करना चाहता हो। साथ ही बताता है कि किलर ने अब तक जिसे भी मारा है उसकी उन लोगों से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, बल्कि वो एक तरह के खास पैटर्न को फॉलो कर रहा है। इसे फॉलो करने पर उसके सामने जो भी आ रहा है वो सिर्फ उसे ही मार रहा है। वो दोनों उस पजल को समझकर कुछ अंदाजा लगा लेते हैं कि किलर का अगला शिकार कौन हो सकता है। उन्हें अभी भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर किलर ऐसा करके क्या हासिल करना चाहता है। अगले दिन केविन और बाकी की टीम अमेरिका के साइंटिस्ट से वीडियो कॉल पर बात करते हैं, जो कि उन्हें भेजे हुए सैंपल के बारे में बताते हैं कि इससे पहले उन्होंने इस फंगस को कभी नहीं देखा था। इस फंगस में जो बैक्टीरिया है वो एक हाइब्रिड लाइव फॉर्म है और किलर इस फंगस की हेल्प से लोगों को मार रहा है। वो पहले तो इस फंगस को विक्टिम के एसी में फिट करता है और एसी की मदद से फंगस विक्टिम की नाक तक पहुंच जाता है। ये फंगस इतने छोटे होते हैं कि विक्टिम को पता भी नहीं चलता कि वो उसकी बॉडी के अंदर चला गया है। इन फंगस के अंदर जाने पर विक्टिम को हेलोसिनेशन होना शुरू हो जाता है, जिससे विक्टिम अपने पास्ट में की गई गलती को याद करने लगता है, जिस वजह से वो अपने गिल्ट के कारण खुद की जान ले लेता है। अब यहाँ हम उसी कल्ट के 2 लोगों को देखते हैं जो उस आदमी की बॉडी को कहीं ठिकाने लगाने के लिए वैन से ले जा रहे थे। इसे उन्होंने अपनी रिचुअल के दौरान मार दिया था। अब रास्ते में एक ट्रैफिक सिग्नल पर उनकी वैन के सामने कोई कार खड़ी हो जाती है, जो उनके हॉर्न देने पर भी नहीं हट रही थी। तभी उस सामने की कार से एक आदमी गुस्से में उनकी वैन के पास आता है और उनकी फाइट हो जाती है। अब क्योंकि उनकी वैन में डेड बॉडी है, इसीलिए वो दोनों आदमी वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद ली फेंग और हुआंग उस जगह पर इन्वेस्टिगेट करने आते हैं, जहाँ उन्हें एक लड़की से पता चलता है कि वैन में बैठे 2 लोगों की ट्रैफिक सिग्नल के सामने खड़ी हुई कार के लोगों से लड़ाई हो गई थी। उन लोगों ने कार के लोगों को बुरी तरह मारकर घायल कर दिया था, जिस वजह से आसपास के लोग इकट्ठा होकर उनके पास आने लगे। इसीलिए वो दोनों अपनी वैन छोड़कर यहाँ से भाग गए। यहाँ केविन और हुआंग को उस बॉडी को चेक करने पर पता चलता है कि उस आदमी का मर्डर करके उसका हार्ट निकाल दिया गया है, यानी ये किलर का चौथा शिकार था। इसके बाद केविन और हुआंग एक रेस्टोरेंट में डिनर कर रहे होते हैं, जहाँ हुआंग केविन को समझाने की कोशिश करता है कि इससे पहले उन्होंने ऐसा केस कभी नहीं देखा और उसे ऐसा लगता है कि ये मर्डर किसी रिचुअल के लिए किया गया है। केविन को कुछ समझ नहीं आता क्योंकि वो साइंस पर बिलीव करता है। केविन हुआंग से पूछता है कि क्या वो बाकी ऑफिसर की तरह खूनी को इविल या कोई घोस्ट समझ रहा है। इस बात पर हुआंग उससे कुछ भी नहीं कहता और कार में जाकर बैठ जाता है, जहाँ केविन हुआंग के पास्ट की बात करने लगता है और उसे पास्ट को भूलकर अच्छे से न्यू लाइफ शुरू करने का कहता है। इस पर हुआंग उसे पास्ट के बारे में बताता है, जो कि अभी तक हमें पूरी तरह से मालूम नहीं था। असल में वो कजिन हुआंग का नहीं बल्कि उसकी वाइफ का था, जिसने मेमे के सर पर गन पॉइंट करके शूट कर दिया था और उसकी बुलेट्स मेमे के सर को छूकर कजन को ही लग गई थी, यानी हुआंग ने उसे नहीं मारा था। इस इंसिडेंट के बाद मेमे ने बात करना बंद कर दिया, जिस कारण हुआंग इस इंसिडेंट का जिम्मेदार खुद को समझने लगा और वो इस गिल्ट से बाहर नहीं आ पाया। अब हुआंग नाइट में अकेले ही उस विद्वान के पास चला जाता है और उसे सारी विक्टिम की फोटो दिखाता है, जिन्हें देखने पर विद्वान शॉक होकर बताता है कि असल में जो किलर है वो अमर होना चाहता
जाता है। इसके बाद विद्वान ताओइज्म थ्योरी के अकॉर्डिंग बताता है कि 5 तरह के हेल होते हैं, इसमें फ्रिजिड हेल, फायर हेल, डिसेम्बोबलमेंट हेल, हार्ट इंस्ट्रक्शन हेल और टग रिमूवल हेल है। अगर कोई भी इन 5 हेल को पास कर लेता है तो वो 6th लेवल में जाकर अमर हो जाता है। इसीलिए किलर ने अपने विक्टिम को इन्हीं 4 तरीकों से मारा है, जिसमें पहला फ्रिजिड हेल है और पहले मर्डर में विक्टिम की डेथ फ्रीज होकर हुई थी। इसी तरह फायर हेल के हिसाब से दूसरा विक्टिम फायर से मारा गया था। तीसरे विक्टिम को डिसइन्वॉल्वमेंट हेल के हिसाब से मारा गया, इसमें उसके पेट की सारी चर्बी बाहर निकाल दी गई। और चौथा हार्ट इंस्ट्रक्शन हेल, इसमें विक्टिम के हार्ट को बाहर निकालकर उसे मार दिया गया था। अब बस 5वां टंग रिमूवल हेल बाकी है, जिसमें किलर विक्टिम की टंग को काटकर उसे मार डालेगा। विद्वान आगे बताता है कि उनकी डेथ इस तरीके से होनी चाहिए कि कोई भी समझ ना पाए। यही कारण था कि पुलिस अभी तक विक्टिम की डेथ का कारण सही से पता नहीं लगा पाई है। इसके बाद वो विद्वान हुआंग को एक और बात बताता है कि हिस्ट्री के अकॉर्डिंग कई सालों पहले वांग संग, जो कि सुंग राजवंश से बिलोंग करता था, उसने भी अमर होने के लिए कई हाफ ह्यूमंस का मर्डर किया था। हाफ ह्यूमंस वो होते हैं जो ना तो पूरे इंसान होते हैं और ना ही घोस्ट। ये वो लोग होते हैं जिन्होंने अपने पास्ट में बहुत बुरे काम किए होते हैं और इन लोगों को कोई नॉर्मल पर्सन नहीं देख सकता। उन्हें सिर्फ वही लोग देख सकते हैं जो बहुत बीमार हो और इसके अलावा उनके पास डबल विजन हो, यानी उनकी आंख में 2 पुतलियां हो। तभी हुआंग के पास केविन का कॉल आता है, जो उसे बताता है कि उसने किलर वैन में मिले स्टायरोफॉर्म की इंफॉर्मेशन निकाली है, जो कि हाई इलेक्ट्रिसिटी को रोकने के लिए काम आता है। और इस तरह की चीजों का यूज यूएसए में डिलीवरी वैन्स में किया जाता है। इस बात से ये साफ हो जाता है कि जो किलर है वो हाई टेक इंडस्ट्री बैकग्राउंड से बिलोंग करता है। इसीलिए अब हुआंग और केविन इस वैन के नंबर से ओनर का पता लगाते हैं, जिसमें उन्हें पता चलता है कि इस तरह की वैन का यूज आईसी डिजाइन कंपनी किया करती थी। इसके ओनर 2 लोग थे। फिर वो किसी धर्म में ज्वाइन हो गए और अपनी पूरी कंपनी को $2 बिलियन में बेच दिया था और वो मॉन्क बन गए। यहाँ उनके बारे में एक शॉकिंग फैक्ट पता चलता है कि उन्होंने अपना काफी पैसा चाइना से एक पुराने टेम्पल को यहाँ लाने में लगा दिया था। इसके बाद उन्होंने उस टेम्पल को अपनी बिल्डिंग में रिबिल्ड करवा दिया था। इतना सब कुछ जानने पर उन्हें क्लियर हो जाता है कि सारे मर्डर के पीछे उन्हीं 2 लोगों का हाथ है। इसीलिए ली फैंग पुलिस फोर्स के साथ उन दोनों लोगों को अरेस्ट करने के लिए उनकी बिल्डिंग में चला जाता है। अंदर जाने पर पुलिस फोर्स उन दोनों को कई सारे लोगों के साथ देखती है और उन्हें वहाँ कई वेपन भी मिलते हैं। पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर पाती, इससे पहले वो दोनों अपनी तलवार से पुलिस वालों पर अटैक कर देते हैं और यहाँ खतरनाक फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ गन फायरिंग की आवाज सुनकर बैकअप टीम भी पहुंच जाती है, जो वहाँ का इतना भयानक सीन देखकर शॉक हो जाती है, क्योंकि ज्यादातर पुलिस वाले मारे जा चुके थे और कुछ बुरी तरह घायल हो गए थे। अब पुलिस उन दोनों मॉन्क्स को अरेस्ट कर लेती है। इन्हीं ने उन 4 विक्टिम्स का मर्डर किया था। यहाँ हुआंग और केविन उस टेम्पल की जांच करने लगते हैं, जहाँ उन्हें कई बक्स मिलते हैं जो कि विक्टिम को मारने में यूज हुए थे, और वो सभी कवर्ड स्टोन भी मिलते हैं जिनका जिक्र उस विद्वान ने किया था। तभी केविन की नजर एक बैकग्राउंड बने हुए बक्से पर पड़ती है। इसे ओपन करने पर उन्हें एक लड़की मिलती है जिसके पेट में गहरी चोट लगी हुई थी, पर वो अभी भी जिंदा होती है। इसीलिए उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। यहाँ सबको लगता है कि वो लड़की किलर की नेक्स्ट विक्टिम थी। इसके साथ ही ये केस क्लोज हो जाता है, क्योंकि किलर पकड़े जा चुके थे और उन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया था। इधर हुआंग हॉस्पिटल में आता है, जहाँ वो एक ऑफिसर से ली फैंग की तबीयत के बारे में पूछता है। हालांकि ली फैंग अब ठीक था। वहीं उस टेम्पल से आई लड़की के बारे में हुआंग को पता चलता है कि वो बहुत बीमार है। ऑफिसर बताता है कि उस लड़की को अजीब ट्यूमर है और उस ट्यूमर में फंगस जैसा ही कुछ अजीब दिखाई दे रहा है। इसके बाद हम हुआंग और केविन को बहुत खुश देखते हैं, क्योंकि उनका केस क्लोज हो चुका था। इसीलिए हुआंग केविन को अपने घर पर डिनर के लिए इनवाइट करता है, जहाँ वो सब डिनर करते हुए काफी बातें करते हैं और मीमे को भी ये मोमेंट बहुत अच्छा लगता है, जिससे उनके घर में फिर से खुशियां वापस आ जाती हैं। अब डिनर करने के बाद हुआंग और केविन ड्रिंक करते हैं, इस कारण केविन वहीं सोफे पर ही सो जाता है। दूसरी ओर हुआंग अपनी वाइफ के साथ इंटीमेट होता है और फिर हॉल में वापस आकर केविन के पास फर्श पर सो जाता है। अब अगले दिन जब हुआंग की नींद खुलती है तो वो केविन को जगाने लगता है। केविन को देखने पर हुआंग के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि केविन अब मर चुका था और उसकी टंग उसकी हाथ में थी। इसका मतलब किलर वो दोनों मॉन्क नहीं बल्कि कोई और था, और उसका आखिरी विक्टिम वो लड़की नहीं बल्कि केविन था। इसके बाद हुआंग के घर पुलिस आकर इन्वेस्टिगेट करती है, जहाँ डॉक्टर के चेक करने पर उन्हें केविन की नाक से वही फंगस मिलता है जो पिछले विक्टिम्स की बॉडी में मिला था। तभी हुआंग बेहोश हो जाता है, जहाँ पता चलता है कि हुआंग भी उस फंगस से इन्फेक्टेड है। इसीलिए उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहाँ हुआंग को उस विद्वान की बात याद आती है कि उन्होंने कहा था कि वही इंसान अमर हो सकता है जिसकी आंख में डबल पुतलियां हों और वो खुद बीमार हो। इसके बाद हुआंग को समझ आ जाता है कि उन्होंने जिस आदमी को अरेस्ट किया था वो ना तो बीमार था और ना ही उसकी आंख में डबल पुतलियां थी, यानी वो मॉन्क बस एक मोहरा थे और असली किलर कोई और ही है। तभी हुआंग को याद आता है कि उस टेम्पल में आखिर में बस वही लड़की थी जो कि बीमार भी थी, यानी उस कल्ट की लीडर वही बीमार लड़की है। इसीलिए हुआंग हॉस्पिटल में उस लड़की के वार्ड में उसे पकड़ने जाता है, लेकिन तब तक वो वहाँ से जा चुकी थी। हुआंग को समझ आ जाता है कि वो लड़की उसे कहाँ मिलेगी, इसीलिए वो तुरंत ट्रू सेज टेम्पल में जाता है, जहाँ वो लड़की हवा में उड़ती हुई ऊपर से हुआंग के पास आती
जाती है, यानी उसका अगला विक्टिम हुआंग था। इसे मारने के बाद वो लड़की अमर हो जाएगी। उस लड़की के पास इंसान को हेलुसिनेट करने की पावर होती है। वो अपने डबल विजन से हुआंग को उसके बुरे पास्ट को सोचने पर मजबूर कर देती है, जहाँ वो हुआंग को उसकी वाइफ और मेमे की डेथ को इमेजिन करवाती है। लेकिन हुआंग उसके हेलुसिनेशन में पूरी तरह नहीं जाता और अपने आप पर कंट्रोल कर उस लड़की को शूट कर देता है, जहाँ बुलेट उस लड़की के सर से टकराती हुई निकल जाती है। इसके बाद हुआंग उसे हॉस्पिटल ले आता है और वहाँ के डॉक्टर से डबल विजन से रिलेटेड ह्यूमन के बारे में पूछता है, जहाँ डॉक्टर बताता है कि 17 साल पहले इसी हॉस्पिटल में उस लड़की की माँ ने 2 बच्चों को जन्म दिया था, जहाँ उसकी एक बेटी की डेथ हो गई और दूसरी बेटी यानी वो लड़की ब्रेन ट्यूमर के साथ पैदा हुई थी। उसके बड़े होने पर वो अपनी सिस्टर को देखने का दावा करती थी और जब उसने अपनी सिस्टर को हॉस्पिटल में एक जार में देखा तब भी उसने अपनी सिस्टर को मरा हुआ नहीं माना। उसका मानना था कि उसकी सिस्टर अमर हो गई है और वो यहाँ एग्जिस्ट करती है। शायद यही कारण था कि वो लड़की अमर होना चाहती थी। इसके बाद हुआंग अपने घर जाता है, जहाँ वो डाइवोर्स पेपर पर खुद के साइन को पाता है, जबकि उसने कभी भी डाइवोर्स पेपर पर साइन नहीं किए थे। यहाँ हुआंग को समझ आ जाता है कि वो अब भी उस लड़की के हेलुसिनेशन में है, जहाँ वो लड़की हुआंग को इस बार उसकी बेटी को मारते हुए हेलुसिनेशन दिखाती है, पर हुआंग अपनी गन से उस लड़की पर शूट कर देता है, जिससे उसकी डेथ हो जाती है। हुआंग भी अब हेलुसिनेशन से बाहर आ जाता है, लेकिन फिर थोड़ी ही देर बाद हुआंग की भी गिल्ट के कारण डेथ हो जाती है। इसके बाद वहाँ सभी पुलिस वाले आ जाते हैं और हुआंग की वाइफ और बेटी भी आ जाती है। हुआंग की वाइफ उसे मरा हुआ नहीं मानती और बार बार उसे जगाने लगती है। तभी मेमे, जो कि कई सालों से बोली नहीं थी, वो भी अब रोते रोते पापा बोलने लगती है। इसे सुन हुआंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं, यानी हुआंग की डेथ नहीं हुई थी, वो अभी भी जिंदा था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।